Yes. So students, just see this site. Here, concept I have written. आप लोग को पता है कि कब कब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड रेशियो में और कब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ाया था आप लोगों को. When partners want to distribute all the accumulated profit, loss, reserve and fictitious assets, डिस्ट्रीब्यूट या ट्रांसफर या क्लोज करने की बात कर रहा हूं. कब? एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर. So in this case, we record all the accumulated profit, loss, reserve, and fictitious assets in their old ratio, right? But अगर यही कहता है कि partners do not want, ध्यान से सुनना अब यहां से लाइन, यहीं पे सिर्फ ये सेकेंड चैप्टर में मिलेगा ये पॉइंट और इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. When it is written in the question, when partners do not want to distribute the accumulated profit loss reserve or do not want to transfer the accumulated profit loss reserve, the name of item would be given, or it is written that they don't want to close it. ये तो 3 वर्ड्स आप लोग को बुक में मिल गए. इसके अलावा भी कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे they want to record it without affecting the book value of these items. मतलब जो जो आइटम का नाम दिया है उन सारी चीजों का बुक वैल्यू चेंज किए बिना आपको रिकॉर्ड करना है उसके इफेक्ट को. तो ऐसे भी कह सकता है, या कह सकता है कि पास अ सिंगल एडजस्टिंग एंट्री. सो इन सभी केसेस में, मैं दूसरा वाला केस बात कर रहा हूं जब डू नॉट वाला है, तो इस केस में मैंने बताया था कि कुछ चीजें लायबिलिटी साइड में होती है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व, और एसेट साइड में क्या होता है, फिक्टिशियस एसेट्स एंड लॉस. ठीक है, मैंने नाम लिखवाया भी था क्या क्या लायबिलिटी साइड में होता है और क्या क्या एसेट साइड में होता है. आपका वेरी फर्स्ट क्लास में आपको लोगों को मैंने लिखवाया था ब्लॉक बनवा के, लायबिलिटी साइड में किन किन आइटम्स को रिकॉर्ड करते हैं और एसेट साइड में. तो मैंने यहाँ शॉर्ट में सिर्फ लायबिलिटी साइड आइटम्स और एसेट साइड आइटम के बारे मतलब नाम लिख दिया, मैंने उस पर्टिकुलर आइटम का नाम नहीं लिखा है, क्योंकि आप लोग एक बार लिख चुके हो, बार बार लिखने का कोई मतलब नहीं है. सो लायबिलिटी साइड में क्या होता है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व होता है, और एसेट साइड में फिक्टिशियस एसेट्स. तो अगर क्वेश्चन में लायबिलिटी और एसेट्स दोनों दिया है तो पहले लायबिलिटी और एसेट्स आपस में माइनस करेंगे. तो अगर सपोज दैट बैलेंस जो आ रहा है वो लायबिलिटी साइड का आ रहा है, मतलब क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, लायबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट होता है. सो क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो हम क्या जनरल एंट्री करेंगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, राइट. हमने एज पार्टनर लिखा है. अब इसी को रिवर्स करते हैं. मान लो कि अगर एसेट साइड वाला ज्यादा है और लायबिलिटी वाला कम है, तो एसेट्स में से हटाने पर क्या आएगा, आपका बैलेंस आएगा एसेट साइड. ओके, सो व्हेन देयर इज अ बैलेंस ऑफ एसेट साइड, तो एंट्री क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल. तो ये सिंपल सा चीज, अगर एक चीज याद है वन साइड का आपको, इफ यू ऑल आर knowing how to record when liability side balance is given, so also you can record of the asset side. अब आते हैं यहाँ पर फॉर न्यू गुडविल, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं. ट्रीटमेंट ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में क्या पढ़ा था हम लोगों ने, व्हेन न्यू गुडविल इज गिवन, या गुडविल आप खुद से वैल्यूएट कर रहे हो, तो उस समय कभी भी गुडविल को बुक में रेज नहीं किया जाता. इसके लिए मैंने शॉर्टकट बताया था आप लोगों को, कभी भी नया गुडविल दिया हो तो उसके लिए हम गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट करते हैं. तो इसके लिए पहले हम गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड करेंगे, फिर गुडविल के अमाउंट के साथ गेनिंग रेशियो को मल्टीप्लाई करके गेनिंग पार्टनर को डेबिट कर देंगे और सैक्रिफाइसिंग का मल्टीप्लाई करके सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट कर देंगे, राइट. तो ये सारी चीजें तो हो गई गुडविल का, और जब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है. तो अब आप देखो एक चीज मैं जो बताने जा रहा हूँ, बड़ा कॉमन सा चीज है, यहाँ पे ध्यान रखना. ये बैलेंस ऑफ लायबिलिटी साइड जो है उसके साथ किसको डेबिट किया है, गेनिंग पार्टनर्स को, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट. और नया वाला जो गुडविल है उसके साथ भी सेम ट्रीटमेंट है, गेनिंग पार्टनर को ही डेबिट किया है और सैक्रिफाइसिंग क्रेडिट. तो कभी अगर ये भी दिया है और ये सारी चीजें भी दिया है तो सबको एक साथ मिलाकर एक ही एंट्री करेंगे. ऐसा नहीं कि गुडविल के लिए अलग से करेंगे और लायबिलिटी और एसेट्स के लिए अलग से, सबको मिक्स करके एक साथ सिर्फ एक सिंगल एडजस्टिंग एंट्री हम लोग पास करेंगे. वो कैसे करेंगे आज हम लोग क्वेश्चन अभी शेयर करने जा रहे हैं, उसमें हम आपको दिखाएंगे
कि क्या लिखा है और कैसे हम लोगों को करना है। दूसरी चीज, जब भी कभी सेक्रीफाइसिंग गेनिंग में करते हैं तो बैलेंस शीट में जिन चीजों को हम गेनिंग सेक्रीफाइसिंग में रिकॉर्ड किए हैं उसको चेंज नहीं करते हैं, ठीक है, जो जैसा था उसको वैसा ही शो करते हैं, राइट। सो स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू शेयर, जस्ट सी ऑन योर स्क्रीन। I think this is the homework already I had given. I hope you had solved. You might have solved. Yes. So see, if you have not taken this screenshot, you can take the screenshot of this question. Okay. So here you will read the question. You will see the question on your screen. A, B, and C are partners sharing profits in the ratio of 2:2:1. Their balance sheet stood as follows on 31st March 2019. क्या था बैलेंस शीट में? लायबिलिटी साइड में आप देखो, लायबिलिटी में बहुत सारी चीजें, लायबिलिटी साइड प्लस लायबिलिटी साइड में हम सिर्फ उन चीजों को पिक करेंगे जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व में आते हैं। वो मैं लिखवा चुका हूँ ऑलरेडी, आप लोग के पास नोट्स होगा, जिसके पास नहीं होगा वो पूछ लेगा अलग से। सो देखिए लायबिलिटी साइड में क्या दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से 25,000 का दिया, यही एक आइटम दिख रहा है लायबिलिटी साइड में, इसको कहते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वो होता है जो अभी तक पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है, या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अब आते हैं हम लोग एसेट साइड में, क्या क्या हो सकता है, ओल्ड गुडविल हो सकता है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हो सकता है, फिक्टिशियस एसेट्स में लाइक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो सकता है, या एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर हो सकता है, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो सकता है। तो आप देखो एसेट्स में क्या दिया है, सिर्फ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, यानी एक आइटम दिया है लायबिलिटी में और एक आइटम दिया है एसेट्स में, जो कि हमें रिकॉर्ड करना होता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के टाइम। तो ये तो बैलेंस शीट है। अब इसके नीचे पढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन में लिखा है द पार्टनर्स डिसाइडेड, ओके जस्ट वेट, यहाँ लिखा है द पार्टनर्स डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट्स, ओके लिखा है प्रॉफिट्स इक्वली इन द फ्यूचर, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो रहा है यहाँ पे, पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका चेंज हो जा रहा है, राइट। पहले क्या था, 2:1 था, और अब इन लोगों का प्रॉफिट हो गया इक्वल। आगे कह रहे हैं फॉर दिस पर्पस गुडविल वाज वैल्यूड एट ₹27,000। तो देखो ये कौन सा गुडविल है, मैंने आप लोग को बता रखा है, जब भी क्वेश्चन में वैल्यूड वर्ड दिया हो गुडविल के लिए, दिस मींस दे आर टॉकिंग अबाउट द न्यू गुडविल, राइट। न्यू गुडविल दो तरीके से, या तो क्वेश्चन में दिया होगा या तो आपको खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट कैसे करते हैं वो आपको पढ़ा चुकी, चूंकि इस क्वेश्चन में अभी नहीं है, आपको सिर्फ दिया हुआ है। दे डिसाइडेड नीदर टू रिकॉर्ड गुडविल, देखो ये बोल रहा है कि गुडविल को रिकॉर्ड नहीं करना चाहते हैं। तो देखो कभी भी स्टूडेंट्स नया गुडविल अगर दिया हो, उसके बारे में चाहे जो भी कुछ लिख दिया हो, उसको आप सोचो ही मत, सुनो ही मत उसकी बात। आप हमेशा नए गुडविल को गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में रिकॉर्ड करो, जिसमें कि गेनिंग पार्टनर को डेबिट करना है और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करना है, राइट। अब आगे कह रहा है कि वही दे डिसाइडेड नीदर टू रिकॉर्ड गुडविल इन द बुक्स नॉर विश टू चेंज एनी आइटम ऑफ द बैलेंस शीट। देखिए कह रहा बैलेंस शीट के आइटम को चेंज नहीं करना चाह रहा है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस डेफर्ड रेवेन्यू को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाह रहा है, ठीक है। अब आगे कह रहा है पास सिंगल जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड टू गिव द इफेक्ट ऑफ द चेंज। तो इसमें बैलेंस शीट बनाने के लिए दोबारा से नहीं बोला है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि बैलेंस शीट इसका बनेगा कैसे, पहले हम लोग इसका रिकॉर्ड करते हैं। तो इसमें समझ में आ गया होगा कि सिंगल एडजस्टिंग एंट्री की बात कर रहा है। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टॉप द शेयर, आई होप यू हैव taken. Okay, student. So now see on the board. In this question, there are three partners, partner A, B and C. So आप मेरे साथ यहाँ पे आप देखिए इस स्क्रीन पे, यहाँ मैंने लिखा है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सबसे पहले तो हमें सेक्रीफाइसिंग गेनिंग का जानकारी लेना है, बिकॉज हमको रिकॉर्ड कोई चीज नहीं करना है ओल्ड रेशियो में, तो गेनिंग सेक्रीफाइसिंग। तो आपको पता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करने पे सेक्रीफाइसिंग भी आ सकता है गेनिंग में, तो मैंने सेक्रीफाइसिंग ऑब्लिक गेनिंग लिख दिया, ये लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए। सो देखिए ए का ओल्ड रेशियो कितना था, 2:1 का मतलब 2/5, और न्यू रेशियो क्या हो गया है इक्वली, तो 1/3, राइट। सो 2/5 माइनस 1/3 हमने यहाँ सॉल्व किया तो आ रहा है 1/15।
तो पॉजिटिव आ रहा है, 6 - 5, तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है, ये हो गया सेक्रीफाइस इसका। बी का भी सेम है, ओल्ड रेशियो 2/5 है और न्यू रेशियो 1/3, तो ऑब्वियसली बी का भी सेम आएगा 1/15 सेक्रीफाइसिंग। तो आप लोग खुद से पेन कॉपी लेके कर सकते हो। अब आते हैं हम लोग सी का, तो सी के लिए आप चेक करो, यहाँ सी का रेशियो 1/5 है और न्यू रेशियो 1/3 है, जो कि इक्वली है न्यू। तो माइनस करने पे इसका, तो 5 3 जा 3 1 जा 3 - 5, यानी कि -2/15 आ रहा है आपका। देखिए यहाँ -2/15, उसको मैं और बड़ा से लिख दे रहा हूँ, -2/15 गेनिंग रेशियो आ रहा है ये, ठीक है। सो अब आपको ये समझ में आ गया कि इस पूरे क्वेश्चन में कौन पार्टनर गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। C is the gaining partner, A and B are sacrificing। तो देखो 2/15 गेन कर रहा है C और सेक्रीफाइस A कर रहा है 1/15, B कर रहा है 1/15, यानी दोनों का सेक्रीफाइसिंग मिला दो तो गेनिंग के इक्वल हो जाएगा। तो ओवरऑल सेक्रीफाइसिंग गेनिंग क्लियर हो गया। अब हम लोग को करना क्या है, क्वेश्चन में दिया है प्रॉफिट एंड लॉस। अब इस स्क्रीन पे आइए आप लोग, नाउ सी हियर। So profit and loss is given 25,000 in the balance sheet, right? और उसके बाद deferred revenue expenditure is given in the balance sheet of 7,000। So आपको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस लायबिलिटी है यानी क्रेडिट बैलेंस है, और डेफर्ड रेवेन्यू एसेट साइड में दिया है यानी कि डेबिट बैलेंस है। तो दोनों को आपस में माइनस करेंगे, तो माइनस करने पे आपका क्रेडिट बैलेंस यानी 25, प्रॉफिट एंड लॉस जो 25,000 है वो ज्यादा है, तो 18,000 बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस का आ रहा है। तो आपको पता है ये किस साइड का बैलेंस आया, आप यहाँ देखिए, बैलेंस ऑफ लायबिलिटी साइड का आया, क्योंकि लायबिलिटी में दिया था। तो जब लायबिलिटी साइड का बैलेंस होता है तो क्या लिखते हैं, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट और सेक्रीफाइसिंग क्रेडिट, राइट। अब इसी क्वेश्चन में 18,000 रुपया तो ये है, ये मैंने लिख दिया यहाँ। अब यहाँ ये वर्किंग नोट पे बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 18,000 रुपये, यही मैंने यहाँ लिख दिया, क्योंकि इसके नीचे लिखना चाहिए आगे कंटिन्यू। सो 18,000। अब इस क्वेश्चन को आपने पढ़ा होगा तो नीचे न्यू गुडविल दिया हुआ है, गुडविल वाज वैल्यूड एट ₹27,000। तो गुडविल का रिकॉर्ड क्या करते हैं हम, गेनिंग पार्टनर डेबिट और सेक्रीफाइसिंग क्रेडिट। अब देखिए, तो यानी कि इसका रिकॉर्ड भी ऐसे ही करना है, गुडविल का भी ऐसे, तो क्यों ना हम दोनों को एक में ऐड कर ले, चूंकि सिंगल एडजस्टिंग एंट्री करना है तो दोनों को आपस में ऐड कर रहे हैं तो 45,000 आ रहा है, राइट। 18,000 प्लस 27,000। अब इसको करना क्या है कि सेक्रीफाइसिंग गेनिंग में, तो यहाँ पर हमने लिखा सी गेन्स, सी गेन कर रहा है, कितना गेन कर रहा है, 2/15 ऑफ 45,000, कैलकुलेट करने पर आ रहा है 6,000। आप खुद से कर लोगे, 45,000 इंटू 2/15, तो 15 3 45 एंड 3,000 हो गया, 3,000 इंटू 2 6,000, राइट। अब चूंकि रहा ये 6,000 से, तो सी का कैपिटल गेनिंग है तो डेबिट कर देंगे, तो यही 6,000 ए और बी आपस में शेयर करेंगे। तो कितना मिलेगा, टू ए's कैपिटल और टू b's कैपिटल, बिकॉज बोथ आर सेक्रीफाइसिंग। तो इस 6,000 को ए और बी किस प्रोपोर्शन में लेंगे, तो इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, 1/15 और 1/15, 15 कॉमन है, हटा दो, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो गया, 1:1, राइट। सो 1:1 जब हो गया, सो हम लोग इस 6,000 को 1:1 में कैलकुलेट करेंगे तो 3,000 एंड 3,000 दोनों को डिस्ट्रीब्यूट होगा। या दूसरा तरीका है, अगर आपको नहीं समझ में आया 1:1 में क्यों किया, सो 1/15 आप 45,000 का कैलकुलेट करो, सो भी आएगा 3,000 और 3,000। तो ये शॉर्टकट है कि जो बड़ा है पहले उसको कैलकुलेट करके और बाकी अदर पार्टनर्स का जो आपस में रेशियो है उसमें हम शेयर कर लेते हैं। So this is the solution of this question. Only in this question they have solved, they have asked to pass a single adjusting entry, सिर्फ यही एक एंट्री करनी थी। अब इसके बाद इसमें कुछ नहीं, लेकिन इसके बाद हमें बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला नहीं है, लेकिन अगर बैलेंस शीट बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे हम ये बता देते हैं। क्योंकि बैलेंस शीट जब भी कभी सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो में हम करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, आपको सिर्फ हम ध्यान से देखना जो मैं बताने जा रहा हूँ। बैलेंस शीट आप देखोगे ए बी सी का कैपिटल दिया होगा, तो जितना ए का कैपिटल होगा, जो जिस पार्टनर को हमने क्रेडिट किया है, जिस पार्टनर को क्रेडिट, आपको पता है कि लायबिलिटी साइड में हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, और कभी भी क्रेडिट को और क्रेडिट करो तो वो ऐड हो जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक। तो ए और बी का कैपिटल क्रेडिट है, तो ए में ए का पैसा जितना 3,000 है प्लस कर दो, बी में बी का पैसा, बी का जो ऑलरेडी कैपिटल दिया है, ए और बी का जो ऑलरेडी कैपिटल दिया है उसमें 3,000 प्लस कर दो वर्किंग नोट में। और सी का कैपिटल क्या करेंगे हम, सी का डेबिट है, तो डेबिट क्या होता है, माइनस हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए क्रेडिट करते हैं और माइनस करने के लिए डेबिट करते हैं।
सो सी का जितना कैपिटल दिया होगा उसमें से 6000 माइनस कर दो, ठीक है। तो आपने एक चीज नोट किया, सी का 6000 माइनस हो रहा है, लेकिन ए और बी का 3-3 हजार से बढ़ रहा है, यानी जितना एक का माइनस हो रहा है उतना उधर बढ़ जा रहा है, यानी टोटल कैपिटल ए बी सी का अगर मिलाओगे तो सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। और बाकी सारी चीजें बैलेंस शीट जैसा है वैसा ही डिट्टो कॉपी कर दो, सिर्फ कैपिटल में इसका माइनस करके सी का और ए बी का प्लस करोगे, टोटल उतना ही रहेगा, आपकी बैलेंस शीट का टोटल एज इट इज रहेगा। तो जब भी कभी सेक्रीफाइसिंग अर्निंग में करना हो तो हम इसी तरीके से बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है। So today, now we are going to continue new topic, that is revaluation. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जितने भी टॉपिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, ऑल टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो रीवैल्यूएशन अकाउंट, जिसको नहीं समझ में आया या नहीं भी क्लास किया है कोई भी, वो भी कंटिन्यू कर सकता है इस टॉपिक को। इस टॉपिक को जो पहले से नहीं पढ़ा है कभी कुछ, वो भी इस टॉपिक को देख सकता है, अच्छे से उसको समझ में आ जाएगा। रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन मींस क्या हुआ, री मींस होता है अगेन, वैल्यूएशन करना, मूल्यांकन करना, मेजरमेंट करना, किस चीज का। तो देखो जब भी कभी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है पार्टनरशिप का, चाहे वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की वजह से हो, चाहे वो एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर की वजह से हो, चाहे किसी पार्टनर के रिटायरमेंट या डेथ की वजह से हो, किसी भी वजह से अगर से एग्रीमेंट में चेंजेस होते हैं, तो उस डेट को सबसे पहला काम होता है कि जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटीज है उसका फिर से वैल्यूएशन किया जाए। एसेट्स का हम रीवैल्यूएशन करते हैं और लायबिलिटीज का रीअसेसमेंट करते हैं, लेकिन दोनों को हम लोग एक कॉमन नेम प्रोवाइड करते हैं, दैट इज रीवैल्यूएशन, ठीक है। अब तो ये तो हम करते हैं रिवैल्यूएशन, और उसी दिन हम लोग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस रिजर्व को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जिसको कि हम पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। सो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज हम लोगों को करना होता है कब, व्हेन देयर इज चेंज इन एग्रीमेंट ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, किसी भी वजह से चेंज हो रहा है तो हम लोग रिवैल्यूएशन करते हैं। तो रिवैल्यूएशन करने पे देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट है क्या, इसका नेचर क्या है। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज द नॉमिनल अकाउंट, सबसे पहले याद ध्यान रखेंगे आप लोग, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल आप लोगों को पता है, क्लास 11 से ही आप पढ़ रहे हो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम, ये पढ़ा है आप लोगों ने, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, राइट। सो रीवैल्यूएशन करने पर अगर हमको प्रॉफिट हो रहा है, गेन हो रहा है, तो हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और रिवैल्यूएशन करते टाइम अगर हमको लॉस हो रहा है तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। इसको आप दिमाग में बैठा लो। अब कब प्रॉफिट होगा कब लॉस होगा, तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, आप एकदम अच्छे से दिमाग में बैठा लोगे, एक बार में समझ में आ जाएगा, बाकी स्टेटमेंट के ऊपर है। तो हम यहाँ बताते हैं आप लोगों को कि एसेट्स, या इसको हम इरेज कर दें, आई होप कि आप लोगों ने लिख लिया होगा नॉमिनल अकाउंट है क्या और डेबिट क्रेडिट। तो देखिए आप लोग, ये है एसेट्स और ये लायबिलिटीज, ठीक है। आपको पता है एसेट्स क्या होता है, एसेट्स जो हमारे बिजनेस का खुद का है या जो पैसा हमें दूसरों से लेना है, एसेट्स। लायबिलिटी क्या है, जो बिजनेस फर्म के ऊपर कर्ज है, डेब्ट है, जो हमें दूसरे को देना है, यानी एसेट रिफर्स टू दोज अमाउंट व्हिच आर ड्यू फ्रॉम आउटसाइडर एंड लायबिलिटीज रिफर्स टू दोज अमाउंट व्हिच आर ड्यू टू आउटसाइडर, ठीक है। तो ये ध्यान रखो, एसेट इज द अनदर वर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस। एसेट्स हमारा प्रॉपर्टी है, लायबिलिटी हमारा कर्ज है जो हमने उधार ले रखा है दूसरों से, ठीक है। सो रीवैल्यूएशन के टाइम अगर एसेट्स की वैल्यू आपकी इंक्रीज हो जाती है, अप हो जाती है, यानी कि आपको क्या हो रहा है, ये प्रॉफिट हो रहा है, अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी
तो ऑब्वियसली आपको प्रॉफिट होगा, गेन करोगे। लेकिन अगर एसेट्स की वैल्यू डाउन हो गई, डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब आपको लॉस हो रहा है। समझ में आ गया? क्योंकि एसेट्स आपकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो प्रॉफिट और डिक्रीज करेगी तो लॉस, क्योंकि ये तो हमारा है, बढ़ेगा तो प्रॉफिट। अब आते हैं लायबिलिटीज में। सो लायबिलिटीज क्या है? लायबिलिटी यानी कर्ज। अगर कर्ज हमारे ऊपर बढ़ेगा, कर्ज की वैल्यू जो पहले से उसकी वैल्यू और ज्यादा हो गई, तो क्या होगा? लॉस होगा। ठीक है, और कर्ज की वैल्यू कम हो गई तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा, क्योंकि अब हमको कम देना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा कम। सो आई होप कि आप सभी लोगों के समझ में आ गया होगा कि एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो प्रॉफिट और डिक्रीज करेगी तो लॉस, और लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज करने पे लॉस और डिक्रीज करने पे प्रॉफिट। क्यों? एसेट्स बढ़ेगा तो हमारा, जैसे मान लो एग्जांपल, आपकी एक बिल्डिंग है, बिजनेस की एक बिल्डिंग है 50 लाख रुपए की। अब आज के डेट में उसका रिवैल्यूएशन किया गया तो उसकी वैल्यू 80 लाख रुपए हो गई, एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई, तो आपको तो गेन हुआ ना 30 लाख रुपए का। ठीक है, अब लायबिलिटीज मान लो आपने गुड्स उधार खरीदा था 50,000 रुपए का, वो कर्ज था आपके लिए, क्रेडिटर। अब क्रेडिटर ने क्या किया कि आपको डिस्काउंट दे दिया 5,000 का, तो अब आपको क्रेडिटर को कितना पेमेंट करना पड़ेगा? 45,000, यानी 5,000 रुपए की लायबिलिटी कम होगी, वो हमारा प्रॉफिट हुआ। समझ में आ रहा है कि एसेट्स बढ़ेगा तो प्रॉफिट और लायबिलिटी बढ़ेगा तो लॉस, बिकॉज एक दूसरे का दोनों रिवर्स है। आप इसे नोट कर लो अच्छे से। और रूल पता है कि अगर रिवॉल्यूशन अकाउंट का नेचर क्या है, आप लोगों को पता है कि नॉमिनल अकाउंट, अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट कब होगा? तो रिवॉल्यूशन क्रेडिट, और लॉस होता है रिवॉल्यूशन डेबिट। मान लो लॉस हो रहा है, सो लॉस होने पे रीवैल्यूएशन, अभी मैं आज थोड़ा सा वर्बल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में मैं इसको फिर से पढ़ाऊंगा अच्छे से। सो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ये कब डेबिट करेंगे? जब लॉस होगा। किन चीजों पे लॉस होगा? टू डिक्रीज इन एसेट्स, अगर एसेट्स की वैल्यू हमारी डिक्रीज होगी तो लॉस होगा, और इंक्रीज इन लायबिलिटीज। तो जनरल एंट्री समझ में आया कि जो एसेट डिक्रीज हो रहा है उसका नाम लिखेंगे, कितने रुपए से डिक्रीज हो रहा है, लायबिलिटीज इंक्रीज हो रहा है तो कितने रुपए से हो रहा है उसका नाम लिखेंगे, और टोटल रिवॉल्यूशन को डेबिट कर देंगे। राइट? अब ठीक इसी तरह हम लोग आते हैं, उल्टा एंट्री करेंगे कब? जब प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट में क्या हो जाएगा? प्रॉफिट में कब होगा? इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन एसेट्स में आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ठीक, और डिक्रीज इन लायबिलिटी जब होगा, लायबिलिटी की वैल्यू कम होगी तो प्रॉफिट होगा। ठीक, और क्रेडिट किसको कर देंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट को। ठीक है, सो अब आपको समझ में आ गया होगा कि रिवॉल्यूशन अकाउंट इज द नॉमिनल अकाउंट, लॉस हो रहा है तो रिवॉल्यूशन डेबिट, और प्रॉफिट हो रहा है तो रिवॉल्यूशन क्रेडिट। लॉस कब होगा? जब एसेट्स की वैल्यू कम होगी और लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ेगी, और प्रॉफिट कब होगा? जब एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी और लायबिलिटी की वैल्यू कम होगी। राइट? तो देखो जनरल एंट्री क्या किया हमने, रिवॉल्यूशन जब किया तो रीवैल्यूएशन करने के बाद, रिवॉल्यूशन करने के बाद हम ये जानने की कोशिश करते हैं, कुछ तो प्रॉफिट कुछ लॉस हुआ, ओके, बट नेट इफेक्ट क्या आया और वो किसको मिलेगा? तो जो भी नेट इफेक्ट आएगा, यानी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी आएगा रिवैल्यूएशन पर, वो सभी ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो अब कैसे पता चलेगा? तो अब आप ध्यान दो यहां पर, I think this is visible to all of you. Okay. So देखिए मान लो कि रीवैल्यूएशन का जो क्रेडिट वाला है वो ज्यादा आ रहा है डेबिट वाले से, यानी क्रेडिट कौन है? ये रिवॉल्यूशन क्रेडिट है टोटल, यहाँ रिवॉल्यूशन डेबिट है, ज्यादा आ रहा है तो क्या कहलाएगा? प्रॉफिट, यानी क्रेडिट बैलेंस आ गया। प्रॉफिट कब आएगा? जब क्रेडिट बैलेंस होगा। तो प्रॉफिट को बांटने के लिए कैपिटल बढ़ेगा, तो कैपिटल को बढ़ाने के लिए कैपिटल क्या करते हैं? क्रेडिट। सो कभी भी प्रॉफिट शेयर करने के लिए कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और रिवॉल्यूशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, रिवॉल्यूशन अकाउंट पे अगर प्रॉफिट आ रहा है तो। ऐसा क्यों? अभी मैंने बताया कि रिवॉल्यूशन पे प्रॉफिट होता है तो रिवॉल्यूशन को क्रेडिट करते हैं, लेकिन यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मैंने रिवॉल्यूशन को डेबिट करने के लिए बताया। ऐसा इसलिए
क्योंकि यहाँ पे रिवॉल्यूशन अकाउंट हम क्लोज कर रहे हैं। तो क्लोज कोई चीज तभी होता है अकाउंट में जितना सा क्रेडिट है उतने से ही डेबिट होना है। तो अगर यहाँ क्रेडिट ज्यादा है तो हम उतने रुपए से उसको डेबिट करेंगे, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे जितने रुपए से ज्यादा है। और टू ऑल ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू ऑल ओल्ड पार्टनर्स, यानी पहली एंट्री लॉस, दूसरी एंट्री प्रॉफिट और तीसरी एंट्री क्लोजिंग एंट्री। क्लोजिंग एंट्री क्या होगा? प्रॉफिट होगा तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, रिवॉल्यूशन डेबिट, और लॉस होगा तो वाइस वर्सा, ठीक, और उल्टा हो जाएगा। अगर यही हमारा डेबिट वाला ज्यादा हो क्रेडिट से तो क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा, ठीक है। लॉस होने पे क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल डेबिट कर देंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, राइट। सो आई होप कि यहां तक समझ में आ गया होगा। लास्ट एंट्री क्लोजिंग एंट्री होती है, वो क्लोज करने के लिए बनती है, सिर्फ पहली और दूसरी हम लोग प्रॉफिट या लॉस के लिए करेंगे। सो आई होप स्टूडेंट कि दिस टॉपिक हैज बीन क्लियर टू ऑल ऑफ यू। So note it down. If any confusion, we will make it clear in the next class. Okay. And now I have sent a link. Students, I have sent a link in the group, and you have to tap the link and respond the answer. Okay.